नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हो आप? तो आज का टॉपिक एक इनकम टैक्स रिलेटेड है। इनकम टैक्स में कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो अगर आपने किए तो इनकम टैक्स को अलग अलग एंटिटीज जैसे रजिस्ट्रार, बैंक, पोस्ट ऑफिस ये रिपोर्ट करते हैं और वो आपको 26 AS में दिख जाता है। तो कौन से वो ट्रांजैक्शन है जहां पे इनकम टैक्स की आप पे नजर है, तो वो आज अपन देखेंगे। और इसे कहते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से हैं और आपको क्या देखना चाहिए और कैसे ट्रांजैक्शन करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ सीए शहनशाह मुजावर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। तो पहले तो मैं ये अपना एक एफएक्यू है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही ये आर्टिकल है। तो मैं ये आपको आर्टिकल पढ़ के बताने वाला हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोच रहे, क्या देखती है और कौन से ट्रांजैक्शन जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रहते हैं वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट किए जाते हैं। और ये कौन रिपोर्ट करता है? सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड एंटिटीज। तो कौन सी एंटिटीज है मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया है, लेकिन बाद में डिटेल में इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिक प्रोविजन क्या है कि सेक्शन 285 BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जहां पे स्पेसिफाइड एंटिटीज है जो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो गया तो कौन सी स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं? तो एक तो आप खुद एन एसएससी, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जो ऑफिस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट है वो, लोकल अथॉरिटीज है वो कर सकती है, पब्लिक बॉडी और एसोसिएशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रजिस्टर मोटर व्हीकल अंडर चैप्टर 5 4 वो कर सकते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 वो कर सकते हैं, कलेक्टर कर सकता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएससी कर सकती है, ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिटरीज सीडीएसएल एनएसडीएल, प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कौन से कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आते हैं वो, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये पूरे जो क्लॉज A to K इसमें है वो पूरे फाइनेंस जो एंटिटीज है वो रिपोर्ट करेगा। तो कौन से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे ये अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है। तो 1 डे ऑफ अप्रैल 2016 से ये चालू हुआ है। पहले देखते हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में क्या परचेस करने के लिए, अगर बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक अगर आप परचेस कर रहे हो 10 लाख के ऊपर वाला, तो वो, और ये एक फाइनेंशियल ईयर में है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के अंदर अगर आपने एग्रीगेट ट्रांजैक्शन अगर आपका 10 लाख के ऊपर है कैश में, तो वो बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक रहेगा। तो बैंकिंग कंपनी को इसका रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो आपका नाम और आपने कितने अमाउंट का बैंकर्स चेक परचेस किया है, अगर आपने 15 लाख का परचेस किया है एग्रीगेट एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप वो बैंकिंग कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। वैसे ही अगर कैश एग्रीगेटिंग 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई, तो आरबीआई का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है 10 लाख के ऊपर आपने कैश में परचेस किया है, तो बैंकिंग कंपनी जो भी बैंक रहेगी आपकी, उनको ये एसएफटी रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर कैश डिपॉजिट है और कैश विड्रॉल है और ये कितना है एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर है इन अ फिनेंशियल ईयर, एक और ज्यादा करंट अकाउंट, अगर आपका करंट अकाउंट, दो करंट अकाउंट रहते हैं और आपने 25-25 लाख विड्रॉ किए हैं और आपने अभी एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो 5 लाख का, तो 55 लाख हो गए इन अ फिनेंशियल ईयर। और दो
करंट अकाउंट है तो वो एग्रीगेट अमाउंट सेटिस्फाई हो गया तो बैंकिंग कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे करंट अकाउंट अगर दो भी रहे तो भी उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैसे है, आपका करंट अकाउंट आपके पैन से लिंक रहता है। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टीज क्या है कि अगर दूसरे बैंक को पता नहीं है कि आपका अकाउंट और एक बैंक में है करंट अकाउंट, और वहां से आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो वो पता नहीं चलेगा, तो बैंक रिपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक को पता चल रहा है कि आपके करंट अकाउंट है, एक से ज्यादा है, तो बैंक पूछ सकती है, बैंक स्टेटमेंट मांग सकती है, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकती है। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है कितना, 10 लाख और उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक और एक से ज्यादा अकाउंट्स रहेंगे करंट अकाउंट में, अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, मतलब सेविंग अकाउंट में। अगर सेविंग अकाउंट में आपने कैश डिपॉजिट कितना किया है, 10 लाख, और उसके ऊपर रहेगा फाइनेंशियल ईयर में, और अकाउंट एक या उससे ज्यादा रहे तो किसे रिपोर्टिंग करना है, बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को, और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर जनरल, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आपका पोस्ट अकाउंट रहेगा, सेविंग अकाउंट, तो उनको रिपोर्ट करना है। अगर आपका एफडी 10 लाख से ज्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो, तो एफडी अगर कर रहे हो, नया एफडी बना रहे हो, तो ही उसका ट्रांजैक्शन एसएफटी में आ जाएगा। अगर रिन्यू कर रहे हो आप एफडी, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। और किसे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, तो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, इंडियन पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी रहते हैं, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड रहता है। एचडीएफसी बैंक अलग है और एचडीएफसी लिमिटेड अलग है। अभी अभी वो मर्ज हो चुका है, लेकिन ऐसे अलग अलग दो थे। तो पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन ऑफ अमाउंट एग्रीगेटिंग टू, अगर 1 लाख से ऊपर कैश अगर आप दे रहे हो, या 10 लाख या उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हो अगेंस्ट वन बिल, अगर एक या बिल पेमेंट कर रहे हो किसका, क्रेडिट कार्ड का, तो कैश में अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो कितना, 1 लाख से ऊपर, और अगर आपका 10 लाख से ऊपर पेमेंट हो चुका है क्रेडिट कार्ड में, अदर मोड मतलब क्या, ऑनलाइन मोड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस से 10 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कर रहे हो, तो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर बैंक और इंस्टीट्यूशन इशूड क्रेडिट कार्ड, ये सब जो अथॉरिटीज है, इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आगे देखते हैं, रिसीट्स हैं कितने, 10 लाख और उससे ज्यादा अगर रिसीट है, और किसके लिए रिसीट है, अगर आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक्वायर कर रहे हो, कौन से कंपनी का परचेस कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट आपने 10 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट दिया है इन अ फिनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि फिनेंशियल ईयर ये कंसीडर करते हैं, अगर आपने 5 लाख के बॉन्ड्स इस साल खरीद परचेस किए हैं और 5 लाख अगले साल परचेस कर रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होगा। लेकिन आप 11 लाख इस साल परचेस कर रहे हो बॉन्ड और डिबेंचर्स, तो कौन से कंपनी को, जो कंपनी का बॉन्ड और डिबेंचर्स आप परचेस कर रहे हो, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वैसे ही अगर आप शेयर्स परचेस कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख और उससे ज्यादा, तो कंपनी जो इशू कर रही है शेयर्स, उनको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो बायबैक ऑफ शेयर्स रहता है, अगर कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है और 10 लाख से ज्यादा उसकी वैल्यू हो रही है, तो वो कंपनी लिस्टेड जहां पे है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि बायबैक ऑफ शेयर्स हो चुका है, लेकिन इनका अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, ये पर्सन है, तो उनका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। अभी आगे देखते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो एक और ज्यादा स्कीम में
और आपका 10 लाख से ऊपर अमाउंट का म्यूचुअल फंड एक साल में परचेस कर रहे हो, तो ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड रहेंगे या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड जो भी कंपनी रहेगी, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स में फॉरेन करेंसी परचेस कर रहे हो, करेंसी एक्सचेंज से या कार्ड से या कौन से भी माध्यम से, तो 10 लाख के ऊपर अगर आपने फिनेंशियल ईयर में फॉरेन करेंसी परचेस किया है, तो उसका ट्रांजेक्शन फेमा के अंदर जो भी अथोराइज पर्सन है उनको ये देना पड़ेगा कि ये पर्सन ने मेरे से फॉरेन करेंसी परचेस किया है जो कि 10 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मोस्टली यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रही है कि 10 लाख से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन है फिनेंशियल ईयर में, वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माने गए हैं। तो ये ध्यान में रखिए, ये सोच के आप ट्रांजेक्शन कीजिए। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो भी 10 लाख से ऊपर अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यूएशन है उसका पेड किया है, तो जो भी इसका जो भी रिपोर्टिंग है वो किसे करना होगा, इनकम इंस्पेक्टर जनरल और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो भी अपॉइंटमेंट किए हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में, तो उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो और कैश में 2 लाख से ऊपर कैश ले रहे हो, अगर आप कुछ वस्तुएं या सेवाएं दे रहे हो और 2 लाख से ऊपर आपने एक बिल दिया है और वो बिल समझो 2.5 लाख रुपए का है और 2.5 लाख रुपए कैश में आ गए, तो अगर ये पर्सन लायबल होगा ऑडिट के अंदर, तो उसे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अगर ऑडिटर जो भी है वो ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्टिंग देना होगा उसके ऑडिट रिपोर्ट में। ये अभी 12 और 13 एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन टाइम के हैं, तो ये अभी एप्लीकेबल अपने को नहीं होगा। 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक आपको कैश भरनी पड़ती थी, जो भी पुराने 500 और 1000 के नोट थे वो भरना है, तब ये रिपोर्टिंग करना था। तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी एंटिटीज हैं जिनको रिपोर्टिंग करना है, तो उनको फॉर्म 61A में वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग करना है किसे, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग करना है। और ये कब करना है, तो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। तो मार्च 23 होने के बाद जो आगे वाला मई आएगा 31 मई 2023 तक इनको ये साल का रिपोर्टिंग करना पड़ता है। और अगर रिपोर्टिंग करना पड़ता है तो यहाँ पे देखिए कि प्री फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग किसे किसे करना पड़ता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है, कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, डिपॉजिटरीज रहेंगे, सीडीएसएल एनएसडीएल रहेंगे, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहेगा, रजिस्ट्रार रहेगा। अगर डिविडेंड इनकम रहेगा तो कंपनी को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम रहेगा तो बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक, एनी अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट मास्टर जनरल को करना पड़ेगा, एनबीएफसी को करना पड़ेगा, और ये कंपनीज को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और अगर रिपोर्टिंग नहीं किया तो क्या होगा, अगर विद इन टाइम रिपोर्टिंग नहीं किया तो पेनाल्टी लगेगी 500 पर डे डिफॉल्ट। तो हर दिन का 500 रुपए उनको रिपोर्टिंग का। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपने कुछ भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है तो आपका रिपोर्टिंग होगा ही, क्योंकि यहाँ पे 500 पर डे डिफॉल्ट का पेनाल्टी है। और अगर रिपोर्टिंग नहीं किया है तो विद इन 30 डेज में आपको नोटिस आ जाएगा, और नोटिस में आपको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है कि उसके अंदर आपको ये रिपोर्टिंग करना है। अगर वो टाइम लैप्स हो गया तो 1000 पर डे पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये ध्यान में रखिए। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो रिपोर्टेबल एंटिटीज है, इनके लिए ये एप्लीकेबल है, ये एसएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा।
और अगर रिपोर्टेबल जो एंटिटीज हैं, उन्होंने अगर गलती से कुछ गलत अमाउंट या गलत पैन मेंशन किया है तो वो चेंज कर सकते हैं। कब तक चेंज कर सकते हैं? 10 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन आप करेक्ट कर सकते हो। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा अगर इनएक्यूरेट और डिफेक्टिव स्टेटमेंट रहेगा? तो यहाँ पे उन्होंने एक पूरा पैरा दिया है कि कितना, तो 50,000 रुपीज पेनाल्टी लग सकती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी पेनाल्टी लगाएगा। और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे उन्होंने एक प्रोसीजर दिया है। और रजिस्ट्रेशन के बाद ये देखिए कि स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टेबल अकाउंट, वहां पे 61A में स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ पे 61B में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टेबल अकाउंट बाय प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनको 61B में, फॉर्म नंबर 61B में 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, मतलब 31 मार्च 2023 के पहले उनको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे मेरे चैनल फाइनेंस विद एसएम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।